मैच में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका फिजिक्स एजुकेटर। मैच में आप सभी का गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। परिश्रम बैच में सारे प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर। फिजिक्स वाला के इस बेहद बेहतरीन प्यारे से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है भाई। सभी का बहुत बहुत वेलकम है। काफी समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं दिवाली वेकेशंस में। पिछले लास्ट वीक आप लोग की क्लास नहीं हो पाई है परिश्रम बैच में। यस, स्नेहा, महिमा, पूजा, राहुल, सत्यम, ईशा, मनीषा, अंजलि, सावन, राहुल शर्मा, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। कैसे हैं आप सभी लोग? थोड़ा सा उदास होंगे, है ना, वर्ल्ड कप की वजह से सभी लोग उदास होंगे थोड़ा सा। मैं भी हूं, लेकिन ठीक है यार, द शो मस्ट गो ऑन, है ना। तो हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। यस बेटा, हाँ, स्टूडियो बिल्कुल नया है भाई, तो नए स्टूडियो के लिए स्टूडियो ओपी हो जाए एक बार। सभी को ऑडियो वीडियो एकदम फुल क्लियर, आई होप नजर आ रहा होगा, सुनाई पड़ रहा होगा, है ना। तो अब उस भूतिया स्टूडियो को मैंने अलविदा कह दिया है फॉर एवर। तो आई होप सभी लोग बता दो भाई, ऑडियो वीडियो एकदम चकाचक आ रहा है। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी की छुट्टियां कैसी बीती हैं? छठ पूजा कैसी रही आप लोगों की? सभी लोग बता दो भाई एक बार जल्दी से। यस कह रहे हैं सर गेमिंग स्टूडियो है। हाँ यार, गेमिंग कह सकते हो, क्योंकि है तो पीसी बहुत तगड़ा। यस 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 यस। हाँ, लैग नहीं आएगा बेटा, अब उम्मीद है लैग नहीं आएगा, किसी तरह का कोई लैग नहीं आना चाहिए, है ना। और वीडियो की क्वालिटी भी पहले से एनहेंस हो चुकी होगी। ऑडियो भी आई थिंक पहले से बेटर आ रहा होगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। कैमरा भी अच्छा है, यस, पहले से कैमरा भी अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब कुछ एकदम नया लगवा दिया, एक्चुअली सब कुछ नया लगवा दिया है। ये बोर्ड भी नया है, ठीक है, कैमरा भी नया है। ये कमेंट पढ़ने के लिए जो टेलीविजन है ये भी नया है, ठीक है। पूरा जो डेस्कटॉप होता है, जो पीसी होता है इनकोडर, वो भी एकदम नया है ना भाई। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं सर जी ये भी नया है। हाँ भाई, ये भी नया है यस यस यस। बस मैं पुराना हूँ, मैं वही पुराना वाला हूँ, बाकी सब नया है। यस। हाँ हाँ, स्टूडियो टूर भी करा देंगे किसी दिन इंस्टाग्राम पर लाइव आकर के, है ना। तो वो भी स्टूडियो भी देख लेना यार। कुछ लोगों को मैंने इंस्टा पे दिखाया था, कुछ बच्चों को इंस्टा पे दिखाया था, लाइव थे वो, तो उनको दिखाया था। चलिए खैर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैप्टर भी नया है। तो आज हम लोग एटम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। एटम्स एक वन ऑफ द वेरी गुड चैप्टर्स है, बहुत ही आसान सा, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। काफी कुछ आप लोगों को आता है इस चैप्टर में। थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला भी फील आप लोगों को आ सकता है इस चैप्टर को देख करके, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री में पहले भी पढ़ रखी है। तो आज की क्लास में सर हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम लोग पहले थॉमसन साहब के मॉडल को पढ़ेंगे कि थॉमसन साहब ने एटम का क्या स्ट्रक्चर बताया था, थॉमसन के हिसाब से एटम का मॉडल कैसा होना चाहिए, ठीक है। फिर रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है ये पढ़ेंगे। और फिर रदरफोर्ड साहब का मॉडल क्या था एटम के लिए। यानी कि आज हम लोग बेसिक दो मॉडल्स की बात करेंगे। पहला जे जे थॉमसन साहब का मॉडल क्या था, और दूसरा बेटा पढ़ेंगे हम लोग रदरफोर्ड साहब का मॉडल क्या था, ठीक है। हाँ, मान्या कह रही है सर जी डाउट स्लाइड देखो। अरे यार, अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी से डाउट आ गया क्या? ये लो, सचिन कह रहे हैं सर मूड ऑफ है आज, कम पढ़ाना। काहे भाई, काहे मूड ऑफ है तुम्हारा? है कौन सा ब्रेकअप हो गया आज तुम्हारा? क्यों भाई सचिन साहब, ऐसा कौन सा ब्रेकअप हो गया आपका जो मूड ऑफ है? क्यों भाई? विराज साहब, नहीं नहीं, हम आपको इग्नोर करके कहाँ जाएंगे भाई धरती पे। हमें इसी धरती पे रहना है विराज। तो आपको इग्नोर करके मैं कहाँ जाऊंगा? है
तो ये भाई साहब को वीडियो कॉल नहीं मिल रहा है, मिल गया क्या? हेलो सर। हेलो भाई। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या बाकी लोगों को भी सचिन की आवाज आ रही है या सिर्फ हम ही को यस आ रही है? सचिन भाई दिख नहीं रहे हो यार तुम। सर, लाइट नहीं आ रही सर घर पे। अरे अंधेरा कायम रहे हैं। यस सर। अच्छा, तो भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? काहे को तुम्हारा मूड ऑफ है? लेक्चर अभी अभी शुरू हुआ है। सर कल से मूड ऑफ है सर। अच्छा, वर्ल्ड कप के लिए? यस सर। यार देखो, वर्ल्ड कप के लिए दुख तो पूरे इंडिया को है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, पूरा भारत इस मामले में दुखी है। लेकिन यार देखो, हम लोग ने इतने सारे मैचेस खेले, सभी में हम लोग जीते हैं। इसके लिए भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। हो सकता है कल का दिन हमारे लिए नहीं था, है ना बेटा? यस और कुछ किया नहीं जा सकता है, लाइफ है। लाइफ में कई बार पॉजिटिव चीजें आती हैं, कई बार निगेटिव चीजें आती हैं। जब पॉजिटिव आ जाए तो समझ लो तुम्हारा दिन अच्छा है। निगेटिव आ जाए भाई तो समझ लो आज का दिन मेरे लिए नहीं सही है, मतलब मेरे लिए नहीं बना था। बाकी गेम है तो कोई जीतेगा कोई हारेगा। हम लोग सारे मैचेस देखो जीते, लेकिन फाइनल हार गए, यस सर। है ना भाई? तो ये यस कई ऐसी चीजें होती है ना यार, जो अपने हाथ में नहीं है, वो डिसाइड यस कोई सर। और ही करता है बेटा। तो सचिन भाई, इसके लिए अपनी पढ़ाई को कतई डिस्टर्ब ना करो। आप लोग के लिए कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप आपका अपना है, जिसमें आप प्लेयर होंगे, है ना? वो है आपका फाइनल एग्जामिनेशन, यस सर। है ना भाई? तो बिल्कुल दुखी मत हो, मस्त रहो। ये हार जीत चलती रहती है भाई, ये जीवन है। ठीक है, पहले से थोड़ा सही लग रहा है? सही लग रहा है सर। टेंशन ना लो यार, मस्त रहो। ये भाई, ये क्या रॉड वॉड निकाला था क्या लोहे का? है? सर जी आओ वीडियो कॉल तब बताते हैं, ऐसा था क्या? चलिए, कैप्टन कैप्टन रो गया। हाँ यार, ये देख के बड़ा दुख हुआ, ये बात सच है। कैप्टन साहब को रोते हुए देखना एक बड़ा ही दर्द वाली बात है। लेकिन ठीक है यार, देखो अपने इमोशंस को कई बार आदमी कंट्रोल करता है, कई बार नहीं कर पाता ऑन कैमरा। अब क्या करे आदमी। चलिए, कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से एक बार सभी लोग भाई एक बार बता दीजिए चैट बॉक्स में, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए, है या फिर आप लोग ऐसे रोते गाते रहेंगे आज की क्लास में? क्यों भाई? कृति कह रहे सर इज इट अ वन शॉट लेक्चर? नहीं बेटा, वन शॉट नहीं है, डिटेल में हम लोग चल रहे हैं, वन शॉट नहीं है भाई। चलो, तो सबसे पहले हम लोग आज के सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं थॉमसन साहब के मॉडल कर। ठीक है, थॉमसन ने एटम का मॉडल दिया था, और थॉमसन ने ये कहा था कि कोई भी एटम जो है वो एकदम तरबूज की तरह होता है। जैसे तरबूज में रेड वाला पोर्शन होता है और उसके बीच बीच में कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स धसे होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने कहा कि भाई एटम भी तरबूज के जैसा है, जिसमें वो जो रेड वाला पोर्शन है वो पूरा न्यूक्लियस है। उन्होंने बोला वो सब पॉजिटिवली चार्ज है, और उसमें कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन जो है वो धसा हुआ होता है। तो इसको इन्होंने वाटरमेलन मॉडल ऐसा भी नाम दिया। इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल ये भी इसको नाम दिया। देखो, प्लम का मतलब होता है, जैसे पुडिंग यानी जब खीर आप बनाते हो तो खीर में कुछ मेवा डाला जाता है। तो प्लम का बेसिकली मतलब होता है मखाना। ठीक है, तो जो मखाना है, मेवा है, कहीं कहीं पे बीच बीच में आदमी यार पड़ा रहता है ना? तो कहने का मतलब ये है कि खीर का जो व्हाइट वाला पूरा पोर्शन है, वो सब क्या है? वो सब पॉजिटिव चार्ज हो गया। और उसमें कहीं कहीं पर जो मखाना है ना, काजू बादाम ये सब जो पड़ा हुआ है, ये सब इलेक्ट्रॉन है। राइट? तो कुछ इस तरीके का मेरे प्यारे बच्चों थॉमसन साहब ने मॉडल बताया था। तो उनके हिसाब से देखो, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। उन्होंने कहा कि जो एटम है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है, और उसके अंदर कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन रैंडमली धसे हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पे पाया जाएगा। तो इन 1898 जे थॉमसन proposed that atom is a sphere of positively charged matter with electrons embedded in it। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर बीच बीच में भाई साहब धसा हुआ होगा। द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर एटम। पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में
डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंटिन्यूअस पॉजिटिव चार्ज इज सिमिलर टू दैट ऑफ द सीड्स इन वाटरमेलन और प्लम्स इन अ पुडिंग। इन्होंने कहा जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं ना, सीड्स इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहे हैं, ऐसे ही पुडिंग में जो प्लम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहे हैं। दैट इज वाई थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्लम पुडिंग मॉडल। उसी को प्लम पुडिंग मॉडल भी मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल आशीष भाई, देखो जो भी चीजें मैंने यहां पे लिख रखा है वो सारी चीजें आपको एज इट इज अपनी कॉपी पर नोट करना चाहिए। पॉइंट वाइज भी कर सकते हो, अगर आपका मन है शॉर्ट में कोई बच्चा लिख सकता है तो वो शॉर्ट में भी नोट कर सकता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन सच अ मैनर दैट देयर म्यूचुअल रिपल्शंस आर बैलेंस्ड बाय देयर अट्रैक्शंस विद द पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर। कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इस तरीके से बैलेंस्ड हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्शन है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव के बीच का जो अट्रैक्शन है उसके साथ बैलेंस हो जाएगा। यानी कि उन्होंने एक बात और बोला कि एटम एज अ होल इज स्टेबल एंड इज न्यूट्रल। तो इन्होंने अपने मॉडल में एक बात बताई कि एटम जो है बेटा वो स्टेबल होता है और वो न्यूट्रल होता है। तो इनके हिसाब से, थॉमसन के हिसाब से, इन्होंने ये बात प्रूफ कर दिया कि एटम में भैया स्टेबिलिटी भी है और एटम हमारा न्यूट्रल भी होता है। क्लियर है क्या? क्या आप सभी को ये बात समझ में आ गई है? एकदम आसान सी चीज इन्होंने बताई भाई साहब, एकदम इजी, एकदम सिंपल सी चीज इन्होंने बताई। लेकिन इनके मॉडल में अब देखो कुछ कमियां हैं, कुछ क्या, बहुत सारी कमियां हैं इनके मॉडल में। सबसे पहली कमी इनके मॉडल में ये थी कि ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनके मॉडल में कहीं भी स्पेक्ट्रम की कोई बात ऐसी नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रल सीरीज इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एंड एटम्स, अदर एटम्स। यानी कि हाइड्रोजन के लिए, अदर एटम्स के लिए कोई भी स्पेक्ट्रम की बात इनके सीरीज में कहीं नहीं किया गया, जो कि हम लोग अभी आगे बोहर्स मॉडल पढ़ेंगे तो आप सबने केमिस्ट्री में शायद पढ़ रखा होगा। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फुंड सीरीज होती है ना, ये स्पेक्ट्रम होता है बेटा। ये स्पेक्ट्रम के बारे में वहां पर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी हम लोग कल वाली क्लास में काफी डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ऐसी कोई भी बात इनके थॉमसन साहब के मॉडल में यार कतई कहीं पर भी नहीं किया, है ना। हाँ, फिर दूसरा है, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड साहब के इस एक्सपेरिमेंट में जो लार्ज एंगल से स्कैटरिंग होती थी उसके बारे में ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रदरफोर्ड साहब का मॉडल आप में से कितने लोगों को आता है, जरा जल्दी बताओ जरा। रदरफोर्ड का मॉडल बेटा कितने लोगों को आता है, जल्दी से बताओ, थम्स अप करके बताओ, रदरफोर्ड का मॉडल कितने लोगों को आता है? रदरफोर्ड का मॉडल, ट्वीटी क्या हो गया भाई? हाँ, अंकित कह रहे हैं सर जी नया स्टूडियो है सर जी, लेकिन आप चैट जो है बंद करना भूल गए। ये अंकित ने बात सही बताई है ना। चैट बंद कर देना चाहिए, ये बात सही है। 12th के बैच में अगर चैट चलता रहा तब तो फिर चैटिंग ही चैटिंग होगी। तो यार देखो, थॉमसन का मॉडल क्या था, थॉमसन का मॉडल क्या था वो उतना जरूरी नहीं है। थॉमसन के मॉडल में कमियां क्या हैं ये ज्यादा जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कमियां पता होनी चाहिए। कह रहे हैं सर एटम चैप्टर कब खत्म हो जाएगा? बेटा इस वीक कोशिश करेंगे, मतलब आज कल और परसों वाली क्लास में एटम आपका खल्लास हो जाएगा। हाँ भाई, 76% बच्चों को आता है, 24% बच्चों को लगभग लगभग नहीं आता है। कोई बात नहीं, हम लोग उसकी बात आगे करने वाले हैं। रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स जो कि हीलियम न्यूक्लियस होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि सर अल्फा पार्टिकल्स हैं क्या? बेटा अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयंस होते हैं। यानी ये जो हीलियम है, हीलियम को ऐसे लिखा जाता है ना He24। He24 लिखने का बेटा मतलब ये होता है कि हीलियम में दो प्रोटॉन्स हैं, दो न्यूट्रॉन्स हैं और दो ही इलेक्ट्रॉन्स भी। राइट, यहां पर दो प्रोटॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन, दो न्यूट्रॉन्स। अगर इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करा दिया जाएगा तो बोलो इसके ऊपर डबल प्लस आ जाएगा।
इसके ऊपर डबल प्लस आएगा। जैसे ही डबल प्लस आएगा इसको मैं सिंपली लिखूंगा He+2, ठीक है, इस तरीके का। और ये जो He+2 है इसी को हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज डबली आयोनाइज्ड, डबली आयोनाइज्ड हीलियम। और ये जो डबली आयोनाइज्ड हीलियम है इसी को बेटा अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। दिस इज नोन एज अल्फा पार्टिकल, राइट। तो डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन जो है वही अल्फा पार्टिकल है। और इन्होंने रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करा दिया था गोल्ड फॉइल के ऊपर, ठीक है, यानी गोल्ड की एक पतली सी एक झिल्ली ले लो, उसके ऊपर इन्होंने इसका बम्बार्डिंग करा दिया था, जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो कुछ डिफ्रैक्ट हो गए थे इधर उधर। अभी उसकी बात हम लोग आगे करने वाले हैं, आपको दिखाते हैं डायग्राम में क्या है। लेकिन इनका जो ऑब्जर्वेशन था वो ऑब्जर्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई इनका ऑब्जर्वेशन क्या था। देखो, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, सबसे पहली बात इन्होंने ये देखा कि एटम कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, जिसमें ये देखो ढेर सारे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। इनका सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड। ये अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे आए और बेटा सीधे सीधे चले गए, सीधे सीधे आए और अल्फा पार्टिकल्स एकदम सीधे सीधे चले गए, उसमें कुछ नहीं हुआ। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, है ना, दे मूव्ड अनडेविएटेड, देयर इज नो डेविएशन। मैं यहां लिख रहा हूं इन सभी के लिए नो डेविएशन, कोई डेविएशन इन अल्फा पार्टिकल्स में देखने को नहीं मिला। और जिन अल्फा पार्टिकल्स में कोई डेविएशन नहीं मिला वो बहुत ज्यादा थे, मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मूव अनडिफ्लेक्टेड अनडेविएटेड, देयर वाज नो डेविएशन फॉर मोस्ट ऑफ देम। जब ज्यादातर के लिए डेविएशन नहीं था तो उससे एक बात ये पता चली कि इसका मतलब यार एटम जो है ना एकदम खोखला रहता होगा, यानी कि अल्फा पार्टिकल जा रहा है उसको रोकने टोकने वाला कोई है ही नहीं, वो चुपचाप चला गया, इधर भी चुपचाप चला गया। इसका मतलब ये समझ में आया कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो, एटम का ज्यादातर पार्ट बेटा खोखला होता है, हॉलो होता है। ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था इनके मॉडल से, ठीक है। उसके बाद का देखो, उसके बाद इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भी अल्फा पार्टिकल्स थे जो ऐसे जा रहे थे, यहां से ऐसे मुड़ गए, इधर की तरफ मुड़ गए, ठीक है। फिर इन्होंने देखा कुछ ऐसे भी थे यार, ऐसे आ रहे हैं, इधर की तरफ मुड़ गए, कुछ ऐसे मुड़ गए, ठीक है। फिर इन्होंने देखा कुछ ऐसे थे वो ऐसे चले गए, इधर कहीं पे मूव कर गए, कुछ इधर की तरफ आ रहे थे वो ऐसे मुड़ गए इधर की तरफ। तो इन्होंने देखा यार जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल पास जा रहा है, सेंटर के करीब जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल जा रहा था, देखो ये ऊपर था, यहां से कुछ डेविएशन हुआ, तो ये वाला अल्फा पार्टिकल कितना डेविएट कर गया होगा बेटा, डेविएशन का मतलब वो कितना एंगल घूम गया। तो लेट अस सपोज थीटा एंगल घूम गया, ठीक है, ऐसे जा रहा था थीटा एंगल घूम गया, तो अल्फा पार्टिकल थीटा एंगल यानी थोड़ा सा डेविएशन उस अल्फा पार्टिकल में हो गया। जब थोड़ा और नीचे वाले अल्फा पार्टिकल को देखा तो इसमें जो डेविएशन था यार पहले से काफी ज्यादा है। पहले ये एंगल इतना ही था केवल, लेकिन अभी जो ये वाला एंगल है दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, अभी ये जो एंगल है वो इतना एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है 90 डिग्री से भी बड़ा, यानी कि लार्ज एंगल की स्कैटरिंग भी दिखाई पड़ गई उनको। जब लार्ज एंगल की स्कैटरिंग दिखाई पड़ी तो उन्होंने ये सोचा कि यार अल्फा पार्टिकल जो है वो तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो यहां से जा रहा है, ये जो अल्फा पार्टिकल है भैया ये तो पॉजिटिवली चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज जा रहा था और पॉजिटिव चार्ज दूर चला गया, इसका मतलब यहां सेंटर पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो रहा होगा। तो इन्होंने ये देखा, ये ऑब्जर्व किया कि इस सेंटर पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो यहां पर जरूर रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर उन्होंने पॉजिटिविटी का फील किया कि यार न्यूक्लियस यानी सेंटर पे जो कुछ भी है, नाम नहीं पता था, जो कुछ भी है वो सब कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। और उसी के पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये वाला जो पॉजिटिव जैसे यहां पहुंचा, इस पॉजिटिव ने उस पॉजिटिव को रिपेल किया और वो दूर चला गया। तो जितना ज्यादा सेंटर के करीब जाने वाला था वो उतना ही ज्यादा रिपेल हो गया, राइट। ऐसे ही नीचे वाला ये रिपेल हो गया। तो ये इनका सेकंड ऑब्जर्वेशन। और तीसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये किया, वेरी रेयर अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, यानी कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो यहां तक आए, ऐसे आए यहां तक आए, यहीं से वो अल्फा पार्टिकल वापस हो गए, यानी वेरी रेयर अल्फा पार्टिकल्स रिट्रेस्ड देयर पाथ, जिस रास्ते पर आए थे उसी रास्ते पर वो अल्फा पार्टिकल वापस लौट गया,
ठीक है, ऐसा बहुत ही रेयर अल्फा पार्टिकल के साथ हुआ और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यार ये काम 1 in 8,000, यानी 8,000 में से किसी एक अल्फा पार्टिकल के साथ ये उनको होता हुआ फील हुआ, या ये उनका ऑब्जर्वेशन था। राइट, यही है रदरफोर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट और उसके रिजल्ट्स। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए, अनडेविएटेड चले गए, मतलब मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम वाज हॉलो। दूसरा था कि सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल से स्कैटर हुए। इसका मतलब यह पता चला कि भाई एटम के सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तीसरा यह था कि वेरी रेयर अल्फा पार्टिकल रिट्रेस्ड इट्स पाथ। इसका मतलब जो भी पॉजिटिव है वो एकदम सेंटर पर है, और एटम का जो सेंटर है वो हाईली डेंस होता है। यानी एटम का जो सेंटर है, उस सारा का सारा एटम का मास उसके सेंटर पर ही है, और सेंटर की जो डेंसिटी है वो बहुत बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर कोई चीज जा रही है, ठीक है, और वापस आ रही, इसका मतलब किसी से टकरा कर वापस आई है ना। यानी कि उनको यह समझ में आया कि बाकी पूरे में तो ऐसा कुछ नहीं जिससे कोई टकराए, लेकिन अगर सेंटर पर ही कोई ऐसी चीज है जहां से टकरा कर आया है, इसका मतलब सेंटर की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाओ प्योर एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ बात करते हैं कि भाई इनका प्योर एक्सपेरिमेंट था क्या आखिर। तो इन्होंने देखा यार, एक इन्होंने लेड की कैविटी बनाई, ठीक है, लेड कैविटी बनाई, और उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। यहां पर बेटा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। कई बार पूछा जाता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट भाई क्या है, तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, याद रखो, बिस्मथ, Pi, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम बिस्मथ contained in lead cavity are collimated into narrow beam with the help of lead plate having narrow slit। तो ये एक छोटा सा कैविटी बनाया, इसी से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, और इन अल्फा पार्टिकल्स को एक बहुत ही पतले से प्लेट से, ठीक है, ये लेड का प्लेट है जिसमें बहुत ही पतला सा एक स्लिट बना दिया गया, एक होल बना दिया गया, यानी इस पतले से होल से ही अल्फा पार्टिकल्स निकलने वाले हैं। तो यहां से अल्फा पार्टिकल्स इस स्लिट से निकल रहे हैं, और ये देखो सामने रखा गया थिन गोल्ड फॉइल, बहुत ही पतला सा गोल्ड फॉइल रखा गया है। और जो गोल्ड फॉइल रखा भी है उसकी थिकनेस देखो कितनी है, दैट इज 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इन थिकनेस। यानी गोल्ड फॉइल का थिकनेस देखिए आप कितना कम है, दैट इज 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। पूछा जा सकता है आप लोगों से कि भाई गोल्ड फॉइल जो था, उस गोल्ड फॉइल का आखिर थिकनेस कितना है, तो उसका थिकनेस देख लो बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है, बहुत ही पतला गोल्ड फॉइल है। अब अल्फा पार्टिकल आ रहा है इस गोल्ड फॉइल से, जैसे ही पास हो रहा है, कोई अल्फा पार्टिकल यहां गया, कोई इधर गया, कोई सीधे गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, तो अल्फा पार्टिकल इधर उधर डिफ्लेक्ट हो गए। और जब इधर उधर अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, सामने एक स्क्रीन लगाई गई, और वो स्क्रीन जो है किसकी है वो चेक करो, वो जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन है। जिंक सल्फाइड, Zn जो होता है, जिंक सल्फाइड जो होता है, उसमें इल्यूमिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल आकर इससे टकराएंगे उसमें चमक पैदा होगा, फ्लोरसेंस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये फ्लोरसेंट पेपर जैसे होता है ना, चमकदार पेपर, कुछ उस तरह की यहां पर चमक डेवलप होगी। तो जब यहां पे चमका स्क्रीन पर तो पता चला भैया यहां पे अल्फा पार्टिकल आया, यहां पे चमक हुई तो मतलब यहां पर अल्फा पार्टिकल आया। ये इनका मेन एक्सपेरिमेंट था। पढ़ो, द नैरो बीम ऑफ द अल्फा पार्टिकल देन फॉल्स ऑन द थिन गोल्ड फॉइल, जिसका थिकनेस पता है। अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस वर डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर। तो ये जो स्क्रीन है ना, जिंक सल्फाइड की ये जो स्क्रीन है, इसी स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर। यहीं पर हम अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करेंगे कि आखिर अल्फा पार्टिकल आया कहां पर है। ठीक है, फिर कह रहे हैं द होल एपरेटस वाज अरेंज्ड इनसाइड अ वैक्यूम चैम्बर टू प्रिवेंट स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर मॉलिक्यूल्स। यानी पूरे के पूरे एपरेटस को एक वैक्यूम चैम्बर में रखा गया है ताकि जो हो वो अल्फा पार्टिकल और गोल्ड फॉइल के बीच का ही मैटर हो, और कुछ यहां पर ना हो, एयर का कोई डस्ट डर्ट या कोई और एयर का पार्टिकल वहां पर नहीं होना चाहिए। वैक्यूम में ये सारा सिस्टम बेटा बनाया गया। ठीक है, जल्दी से बता दो, क्या आप सभी को ये इनका जो एक्सपेरिमेंट है, क्या ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ में आ गया है। यहां पर काम की चीज सिर्फ इतनी है, काम की चीज सिर्फ इतनी है कि भाई थिकनेस कितना है और एलिमेंट कौन सा था, ये तुम्हें पता होना चाहिए, जिंक सल्फाइड पता होना चाहिए। राइट है क्या? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर?
जल्दी से बता दो भाई, क्या आप सभी को पूरी पूरी बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड एवरीवन। चलिए, नेक्स्ट है भाई साहब, अब ऑब्जर्वेशंस क्या है इनके एक्सपेरिमेंट। हालांकि मैं बता चुका हूं ऑब्जर्वेशन क्या है, लेकिन फिर से बता रहा हूं। अब ये ना कहना सर जी लिख के काहे लाए हो, भाई इसीलिए लाए हैं कि तुम्हें बार बार हम बता सकें। हालांकि पीछे मैं बता चुका हूं कि इनके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थे, 3 ऑब्जर्वेशन थे, तीनों में बता चुका हूं। बट फिर से यहां पर, ताकि आपके दिमाग से गुजरेगा एक बार आपके सामने से, थोड़ा सा आपको और फील आएगा। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, पढ़ो, most of the alpha particles were found to pass through gold foil without any appreciable deflection. यानी most of the alpha particles went undeflected। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स में कोई डिफ्लेक्शन बेटा नहीं हुआ, एकदम सीधे गए। इन पासिंग थ्रू गोल्ड फॉइल, डिफरेंट अल्फा पार्टिकल्स अंडरवेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शंस। लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स सफर्ड फेयरली लार्ज डिफ्लेक्शन। उन्होंने देखा कि भाई कई सारे ऐसे भी अल्फा पार्टिकल्स थे जिनमें लार्ज एंगल स्कैटरिंग हुई, यानी कि वो लार्ज एंगल से स्कैटर हुए थे। वेरी स्मॉल अल्फा पार्टिकल्स 1 in 8,000, 8,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था दैट प्रैक्टिकली रिट्रेस्ड देयर पाथ्स और सफर्ड डिफ्लेक्शन और नियरली 180 डिग्री। यानी कोई रेयर अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जिसने अपने पाथ को रिट्रेस किया, जिस रास्ते से वो आ रहा था उसी रास्ते पर वो अल्फा पार्टिकल चला गया वापस। The graph between total number of alpha particles scattered through angle theta and scattering angle theta was found to be as shown। यानी कि यहां पर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ यहां पर आ गया है। इस पर बेटा पूछा जाता है न्यूमेरिकल आपसे। यहां पर आपको देखो दो चीजों के बीच का ग्राफ है। पहला क्या था, एंगल थीटा, कितने एंगल पर स्कैटरिंग हुई है, और दूसरा कितने पार्टिकल्स हैं जिनकी स्कैटरिंग इस एंगल पर हुई है। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कब हुई थी, जीरो एंगल पर। यानी जब एंगल जीरो था तो अल्फा पार्टिकल्स का नंबर मैक्सिमम था। हालांकि यहां पे ग्राफ ऐसा दिखाया गया है, आप इस ग्राफ को यहां से कहीं से एक जगह से दिखा सकते हो। यानी कि ये वो पॉइंट हो गया जहां पर अल्फा पार्टिकल्स जीरो एंगल पर स्कैटर होने वाले अल्फा पार्टिकल्स को दिखाया है। तो आपको भी पता है मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स में कोई स्कैटरिंग नहीं हुई थी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, तो 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स है। उसके बाद नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल लगातार बेटा कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और 180 के आसपास देखो आकर के वो मिनिमम हो गया। यानी वेरी रेयर अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाई द एंगल 180 डिग्री। सही है भाई, ठीक है ना। और देखो अगली चीज देखो, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ थीटा बाई 2। ये बात ध्यान रखिएगा। यानी यहां से हमको एक चीज और बताई गई है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ थीटा बाई। ठीक है, number of alpha particles scattered is inversely proportional to fourth power of sin⁴ theta by 2। क्लियर है क्या? एकदम सिंपल चीज, एकदम सिंपल सा ग्राफ है। इसी फॉर्मूले पर, इस फॉर्मूले पर बेटा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आपसे बोलेगा 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होने वाले पार्टिकल्स अगर हैं 100, तो 180 पे डिफ्लेक्ट होने वाले बता दो। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट आया है, इसके डेरिवेशन पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर ये कहां से निकल करके आ गया। ठीक है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट है, ये डायरेक्ट रिजल्ट आपका में आएगा। जैस्मिन बेटा बताओ क्या पूछना है, क्या पूछना चाहते हो? अच्छा, सुमित कह रहे हैं सर जी फुल एंटरटेनमेंट चल रहा है। क्या चल रहा है भाई, हमें भी बताइए जरा, क्या एंटरटेनमेंट चल रहा है? साइन फोर्थ मतलब बेटा साइन की पावर 4, साइन की पावर 4, जैसे साइन स्क्वायर थीटा होता है ऐसे साइन की पावर 4 है। ठीक, रेडियो एक्टिव सोर्स क्या होता है? रेडियो एक्टिव सोर्स भाई साहब वो होता है जहां से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स निकल रहे हैं। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं अल्फा बीटा गामा।
यहां पर अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है। ठीक है सर, एच ई अल्फा कैसे है भैया? चेष्टा बेटा, ये डायरेक्ट है कि भाई अगर हीलियम है, हीलियम में से दो आयंस, दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो तो हीलियम पे डबल प्लस आ जाता है, उसी को अल्फा पार्टिकल कहा जा रहा है। ठीक है, कह रहे सर न्यू स्टूडियो का टूर करा दो भाई, ये भी डाउट है? इंस्टाग्राम पे करा देंगे भाई किसी दिन। 8,000 में से एक स्कूल वाली मैम ने बोला है 1 in 10,000। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 1 in 20,000 चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आशुतोष, अल्टीमेटली चाहे मैं हूं, चाहे आपके स्कूल वाली मैडम है या एनसीईआरटी है, तीनों लोग एक ही बात कहना चाहते हैं कि वेरी रेयर अल्फा पार्टिकल रिट्रेस्ड इट्स पाथ। 1 in 8,000 मतलब 8,000 में कोई एक अल्फा पार्टिकल। ठीक है, 10,000 में कोई एक हो सकता, 20,000 में कोई एक हो सकता है, मतलब बहुत ही रेयर, एक्सट्रीमली रेयर अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जिस रास्ते से आया वो उसी रास्ते से वापस चला गया। ठीक है, चलो अब यहां पर न्यूमेरिकल आ गया है भाई साहब, न्यूमेरिकल की बात हम लोग करेंगे। और न्यूमेरिकल देखो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट 60 डिग्री इज 100 पर मिनट, यानी कि 60 डिग्री पर स्कैटरिंग करने वाले पार्टिकल्स हैं बेटा 100 पर मिनट, यानी 1 मिनट में 100 पार्टिकल्स हैं जो 60 डिग्री पर स्कैटरिंग करते हैं। ठीक है, यूजिंग गोल्ड फॉइल कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मिनट स्कैटर्ड एट 90 डिग्री। देखो सेम वैरायटी का क्वेश्चन आ गया। 60 डिग्री पर स्कैटर करने वाले अगर 100 पार्टिकल्स हैं बेटा, तो 90 डिग्री पर स्कैटर करने वाले पार्टिकल्स बता दो। 1 मिनट का समय है, एबीसीडी 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तुरंत सॉल्व करिए। ये वाला फॉर्मूला लगाना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट थीटा एंगल is inversely proportional to sine to the power 4 theta by 2। पूरा हिंट लिखा हुआ है आपके सामने। देखो यहां पर आपको यह बताया गया है कि भाई थीटा एंगल पर स्कैटर हुए जो पार्टिकल्स हैं उनका नंबर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2। ठीक है, तो अगर मैं 60 डिग्री पर स्कैटर हुए देखूं पार्टिकल्स, तो वो होंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन टू द पावर 4 60/2। और 90 पर अगर देखूंगा तो इसके इनवर्स में देखोगे तो ऊपर आ जाएगा भाई साइन की पावर 4 90/2। साइन 45 होता है बेटा 1/√2 की पावर में 4। साइन 30 होता है 1/2 उसकी पावर में 4। इसको आइए सिंप्लीफाई करते हैं, ये तुम्हारा बन जाएगा 1/4 और ये तुम्हारा बन जाएगा 1/16। राइट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट 90 डिग्री दिस इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/16 एंड डिवाइड बाई 1/4 करोगे तो मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा भाई साहब। इसको बेटा सॉल्व कर लेना, ये 4 आएगा, 4 इसको कैंसिल करेगा, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 25 पार्टिकल्स पर मिनट। 25 पार्टिकल्स पर मिनट का मतलब है डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। केवल 18% बच्चों ने सही किया है यार। देखो सबसे आगे हैं अक्षय, सिद्धार्थ, सर्व, उत्कर्ष और ये पीयूष। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहां पर आपको मैंने पहले ही कह दिया था कि ठीक है इस कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल आता है। कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एंगल थीटा इज प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2।
राइट। अगर एंगल 60 डिग्री है, अगर एंगल 60 डिग्री है बेटा, तो ये हो जाएगा ना कोई कांस्टेंट के डिवाइडेड बाई साइन की पावर 4, 60/2, 60/2 का मतलब 30 डिग्री, राइट। और अगर वही एंगल आपका 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा एनी कांस्टेंट के डिवाइडेड बाई साइन की पावर 4, 90/2 यानी 45 डिग्री, ठीक है। अब बस इन दोनों को आप डिवाइड कर लो, जैसे आप इन दोनों को डिवाइड करोगे आप यहां पर पहुंचोगे आकर। इन दोनों को जैसे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल एट 60 अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल एट 90 इज इक्वल टू के कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो 45 वाला देखो ऊपर आएगा, 30 वाला नीचे जाएगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 की पावर 4 करोगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/2 की पावर 4 करोगे तो 1/16 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लो यार, 4 16 को कैंसिल करेगा 4 आ जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा, बस नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट 90 डिग्री आ जाएगा 25 के बराबर। यानी कि 1 मिनट में 25 ऐसे पार्टिकल्स मिलेंगे जो कि 90 डिग्री पर स्कैटरिंग कर रहे होंगे। अब बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अगर बात समझ में आई जल्दी से थम्स अप कर दीजिए सभी लोग, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए अगर बात अब समझ में आ गई है तो। एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल है बेटा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कहा जा सकता आपसे, ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई। चलो, ये सोल्यूशन भी आपको मैंने दे दिया है, हालांकि मैं खुद भी आपको सॉल्व करके बता चुका हूं, दिखा चुका हूं। अब अगला यहां पर वही डायग्राम दिखाया गया है जो मैंने आपको बताया। देखो, ये पार्टिकल आया है, लार्ज एंगल पर स्कैटर हुआ, कुछ थीटा एंगल पर स्कैटरिंग हुई है। यहां पर जो और नीचे आ रहा है वो और ज्यादा एंगल पर स्कैटरिंग हो रही है, तो ये वाला जो एंगल है वो इससे भी ज्यादा है बेटा, लार्ज एंगल की स्कैटरिंग हो रही है। कुछ ऐसे भी थे जो जस्ट वापस हो गए, ये देखो जस्ट वापस वही हो रहा है जो एकदम सेंटर की तरफ आ रहा था, वो जस्ट वापस हो गया है। वही सेम चीज नीचे भी दिखाया गया है। तो रिजल्ट देखो यहां से क्या मिला, as most of the alpha particle pass straight through the foil, so most of the space within the atom must be empty। यानी सबसे पहला बात आपको समझ में क्या आया है कि ज्यादातर पार्ट जो है, मोस्ट स्पेस विद इन द एटम शुड बी एम्प्टी, खाली स्पेस होना चाहिए एटम के अंदर, ठीक है। एटम का मैक्सिमम पार्ट बेटा खाली होता है। To explain large angle scattering of the alpha particle, Rutherford suggested that all the positive charge and mass of the atom is concentrated in a very small region called nucleus of the atom। यानी न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले किसने बता दिया हमें? रदरफोर्ड साहब ने। रदरफोर्ड ने यह कहा कि भाई एटम का सारा मास और सारा चार्ज उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड होता है, उसी सेंटर को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। यानी न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और एटम का सारा मास कहां पर है? सेंटर पर है, राइट। नेक्स्ट, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं whose total negative charge is equal to total positive charge on the nucleus, so atom as a whole is electrically। इन्होंने कहा कि भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, जिसकी वजह से एटम जो है मेरे प्यारे बच्चों वो निगेटिव हो गया, राइट। 92% बच्चों को एकदम चकाचक समझ में आ रहा है, 8% बच्चों को थोड़ी मोड़ी समस्याएं हैं, वो भी दूर हो जाएंगी समय के साथ, राइट है। फिर रदरफोर्ड साहब का जो मॉडल है, रदरफोर्ड साहब का मॉडल क्या है, आइए इसको भी पढ़ के बता देते हैं, हालांकि ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। फिर से आइए रिपीट कर देते हैं। एटम में बी रिगार्डेड एज अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 10⁻⁻10 मीटर। एटम जो होता है, एटम का डायमीटर 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में होता है। यानी एटम का जो डायमीटर है वो एंगस्ट्रॉम के रेंज में होता है। बट होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन स्मॉल सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी एटम का सारा मास और एटम का सारा चार्ज उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10⁻⁻14 मीटर के रेंज में है। एटम का साइज देखो 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में है, न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻14 मीटर के रेंज में होता है। यानी एटम और न्यूक्लियस में अगर कोई पूछे कि कितने गुने का अंतर है, तो आप देख सकते हो लगभग 10,000 गुने का अंतर है। या आप यहां पे 10⁻⁻15 भी लिख सकते हो,
यानी 1 लाख गुने का डिफरेंस हो जाता है एटम के साइज में और न्यूक्लियस के साइज में। ठीक है, एटम और न्यूक्लियस में बेटा लाखों गुने का डिफरेंस है उसके वॉल्यूम में, अगर कभी भी कंपेयर आप करोगे तो। राइट, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड ओवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एटम, लीविंग प्लेंटी ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द एटम। कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स को घेरे रहते हैं, लेकिन फिर भी एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो हॉलो है, खोखला है, खाली है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो ये पॉइंट हमने बता ही दिया कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से जो एटम है वो हमारा इलेक्ट्रिकली होता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट जस्ट एज द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। जिस तरह से प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग ऑर्बिट्स में उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर सकता है। ऐसा किसने बताया? रदरफोर्ड। ठीक है, लेकिन ये बात एकदम सही नहीं है, अभी आगे हम बात करेंगे। अगर कोई भी प्लैनेट बेटा सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ अगर कभी भी दिख जाए क्वेश्चन में, सबसे पहले आपके दिमाग पे आना चाहिए सर सेंट्रीपिटल फोर्स किसने, क्योंकि सर्कुलर पाथ में बनाए रखने के लिए एक फोर्स सेंटर की तरफ रिक्वायर्ड है हमेशा, उसी फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यहां पर बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर देयर रेवोल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। देखो, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी यही फोर्स हो गया सेंटर की तरफ। इसी फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। इज इट क्लियर एवरीवन? अगर बात समझ में आ रही है तो चैट बॉक्स में भाई एक बार आग लगा दो सब लोग। अगर बात एकदम बिंदास समझ में आई तो चैट बॉक्स में आग लग जानी चाहिए सब लोग। संस्कृति, क्या कहना चाहते हो? लव यू बेटा, लव यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड भाई, चैट बॉक्स में जल्दी से सभी लोग आग लगा दो, सभी लोग आग लगा दीजिए। भाई राइट साइड ही एक्चुअली कमेंट वाला सारा सिस्टम है। ठीक है, इसके पहले सामने रहता था, अभी थोड़ा सा राइट साइड है, इसलिए मैं इधर की तरफ देख रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। वेरी गुड श्रेयसी बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, एंड द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, तो आ जाओ, आपके एक न्यूमेरिकल का काम करवा देते हैं भाई साहब, कि आप न्यूमेरिकल बढ़िया कर पाए। देखो, ये जैसे कोई भी एक एटम है, ये एटम है, ये एटम के सेंटर पर बेटा कोई एक न्यूक्लियस है। लेट अस सपोज ये न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये पूरा का पूरा हमारा एटम है। और मैं आपको दिखाऊं होता क्या है। होता ये है कि जैसे कोई अल्फा पार्टिकल जो कि यहां से आ रहा है, यहीं तक आ पाता है बेटा। अल्फा पार्टिकल जो कि यहां से चला, ठीक है, अगर अल्फा पार्टिकल यहां से चल रहा है तो अल्फा पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास रहा होगा। अल्फा पार्टिकल की बेटा कुछ ना कुछ स्पीड भी रही होगी, तभी वो अल्फा पार्टिकल यहां से जा पा रहा है। यानी इस अल्फा पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जरूर रही होगी। राइट है भाई, कोई अल्फा पार्टिकल अगर न्यूक्लियस की तरफ जाना चाहता है, लेट अस सपोज इसका नाम क्या है भाई, न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस में बेटा कितना चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। वो पॉजिटिव चार्ज होता है जेड ई के बराबर। पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर है? जेड ई के बराबर। जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना।
Ze के बराबर किसी भी न्यूक्लियस का चार्ज हो गया भाई साहब। ये Z मैंने जनरल बात कर, देखो हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, हीलियम की बात करोगे Z की वैल्यू 2 हो जाएगी, लिथियम की बात करोगे Z की वैल्यू 3 हो जाएगी। जनरली ये जो हम लोग डिस्कशन अभी आगे करने चल रहे हैं वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम यहीं तक जो है ज्यादातर वैलिड होता है, ठीक है। बाकी यहां पर अगर मैं इन जनरल बात कर दूं, कोई सा भी न्यूक्लियस है मान लो, कोई सा भी न्यूक्लियस अगर है तो उसके लिए मैं जेड ई लिख सकता हूं, उस का अपना एटॉमिक नंबर और उसमें ई का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये न्यूक्लियस का बेटा चार्ज आ गया, ठीक है। अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितना है, 2e के बराबर। अल्फा पार्टिकल क्या है भाई, डबली आयोनाइज्ड हीलियम, तो इस पर प्लस 2e के बराबर चार्ज है, और इस पर कितना चार्ज है, प्लस जेड ई के बराबर। ये अल्फा पार्टिकल अगर यहां से जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ठीक है, तो सोचो अल्फा पार्टिकल क्या एकदम न्यूक्लियस से जाकर टकरा सकता है भाई, अगर इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो। देखो वैसे तो ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस इसको बोलो रिपेल कर रहा होगा, है ना, रिपेल कर रहा होगा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच की जो रिपल्शन वाली एनर्जी है, अगर उससे बहुत ज्यादा तुम इसकी काइनेटिक एनर्जी दे दो तो एकदम जाके घुस जाएगा, टकरा जाएगा भाई साहब, ठीक है। लेकिन होता यह है कि इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उनके रिपल्शन एनर्जी से कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है, ठीक है। इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है जैसे जैसे इधर की तरफ जा रहा होता है ना, काइनेटिक एनर्जी घट रही है घट रही घट रही, क्योंकि जैसे जैसे इसकी तरफ जा रहा है वो रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है और रिपेल कर रहा है और रिपेल कर रहा है, ठीक है भाई, रिपल्शन बढ़ता जा रहा है उनके बीच का, तो इसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता जा रहा है। और किसी एक पॉइंट तक पहुंच के पता चला यहां पे जब वो पहुंचा अल्फा पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो गई, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एनर्जी, जिसकी वजह से कोई एक पॉइंट होता है जहां से अब वो वापस लौट जाता है, यहीं से ये वापस लौट गया, ठीक है। तो ये उस न्यूक्लियस के मैक्सिमम कितना करीब जा पाया है, आर नॉट डिस्टेंस तक। ये जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के पास आर नॉट डिस्टेंस तक जा पाया, उससे ज्यादा करीब ये न्यूक्लियस के नहीं जा पाया है। इसी आर नॉट डिस्टेंस को नाम दिया जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दिस इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, राइट है। यहां से अल्फा पार्टिकल बेटा आ रहा है, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का लगातार लॉस हो रहा है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है, जैसे जैसे ये पास आता जाएगा न्यूक्लियस का रिपल्शन और ज्यादा बढ़ता जाए, राइट। तो एक समय ऐसा आएगा कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, मैं लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, एक समय ऐसा आएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एनर्जी के बराबर हो जाएगी। रिपल्शन एनर्जी बेटा कितनी है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R के बराबर। इसका चार्ज कितना है बेटा, P के बराबर, दैट इज Q1। उसका चार्ज कितना है, ZE के बराबर, दैट इज Q, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी हो सकती है, आर नॉट। तो ये जो आर नॉट है यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, उसकी वैल्यू बेटा निकल आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये फॉर्मूला निकल आया, ठीक है। आपका मन है काइनेटिक एनर्जी को आप ½ mv² लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये बन जाएगा 1 इवन कई बार बुक्स में ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको के लिख देते हैं बेटा, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो 2KZE², ये वाला जो के है ध्यान रहे, ये के क्या है, दिस के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये जो नीचे काइनेटिक एनर्जी था अल्फा पार्टिकल का, उसको ½ mv² हम लोग लिख सकते हैं। आपका मन है 2 को ऊपर ले आओ, वो तुम्हारे ऊपर है, जैसा तुम इधर उधर मैनिपुलेट करना चाहो आप कर सकते हो, राइट। तो ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला निकल कर आ गया है। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो कहूंगा यार देखो, ये फॉर्मूला तुम रटो उसकी बजाय तुम इसको समझो। क्या समझाया है मैंने कि सर अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है, जिस काइनेटिक एनर्जी से अल्फा पार्टिकल को फेंका गया था, वो काइनेटिक एनर्जी लगातार कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही। क्यों कम हो रही है, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है, और ज्यादा रिपेल, और ज्यादा रिपेल, और ज्यादा रिपेल, जितना ज्यादा पास में जाते जाओगे इसका रिपल्शन उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही, जिस मूवमेंट पर पूरी काइनेटिक एनर्जी गायब,
ठीक है, वो मूवमेंट यहां पर है, यहीं से वो अल्फा पार्टिकल वापस लौट जाएगा, यानी अल्फा पार्टिकल एकदम न्यूक्लियस के पास तक कभी नहीं आ पाता, एकदम न्यूक्लियस के अंदर तक वो जाके कोलाइड कर जाए ऐसा नहीं हो पाता है। राइट, तो जितनी मिनिमम डिस्टेंस से ही वो आकर लौट जाए, उसी डिस्टेंस को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का नाम दिया जाता है। तो पढ़ो, एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ जा रहा है, स्लोज डाउन, अल्फा पार्टिकल स्लो होता जाता है एज इट अप्रोचेस द न्यूक्लियस। जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास जाएगा स्पीड घट रही घट रही घट रही घट रही घट रही घट रही घट रही, एक जगह पर स्पीड जीरो हुई, वहीं से वापस एट सर्टेन डिस्टेंस से आर नॉट, ये डिस्टेंस आर नॉट है फ्रॉम द न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल्स कम टू, यानी यहां पर अल्फा पार्टिकल एक मूवमेंट के लिए रेस्ट पर आएगा और वहीं से वापस। इट्स काइनेटिक एनर्जी, देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसी जगह पर इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। द डिस्टेंस आर नॉट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसी को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का नाम देते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच गिव्स एन एस्टिमेशन ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसी के बेसिस पर हम न्यूक्लियस के साइज की बात कर सकते हैं, एक अंदाजा लग जाता है कि भाई साहब न्यूक्लियस का साइज कितना होता, भाई न्यूक्लियस का भी अपना सर्टेन वॉल्यूम होता होगा, ठीक है, तो अपने उस वॉल्यूम के अंदर अल्फा पार्टिकल को वो एंटर नहीं करने देता होगा, यानी इसी डिस्टेंस के बेसिस पर हम न्यूक्लियस के साइज का अप्रोक्सीमेशन लगा पाते हैं। ठीक है बेटा, अब एक और कॉन्सेप्ट यहां पर है जिसका नाम है इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब क्या है समझ लो, बड़ा सिंपल सा है। ये बेटा न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस में चार्ज कितना होता है, जेड ई के बराबर, ये उसका समझ लो एक्सेस हो गया, मतलब ये वो लाइन हो गई जिसमें अल्फा पार्टिकल जस्ट के न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, जो हम लोगों ने पीछे ये दिखाया ना, ये वाला जो डायरेक्शन है, ये जो कि जस्ट सेंटर पे आ रहा है, इसको यहां पर ये दिखाया गया। ठीक है, तो ये एक समझ लो एक्सिस हो गया एक हिसाब से, कि न्यूक्लियस का ये एक्सिस हो गया। अब ये कोई भी एक अल्फा पार्टिकल है वो जा रहा है, अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी देखो इधर की तरफ है, इस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है इधर की तरफ, तो अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और न्यूक्लियस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी को इंपैक्ट पैरामीटर कहा जाता है। अल्फा पार्टिकल अगर इसके अलोंग आ रहा होता बेटा, तो इंपैक्ट पैरामीटर कितना था, जीरो के बराबर। अगर अल्फा पार्टिकल जस्ट इसके अलोंग आ रहा होता, जो कि 1 in 8000 है, उसकी वैल्यू कितनी होती, जीरो के बराबर, राइट। बट इंपैक्ट पैरामीटर है क्या चीज, आप समझ लो, ये रहा न्यूक्लियस का एक्सिस और ये अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, तो अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी और उसकी एक्सिस के बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बी, इसी बी को इंपैक्ट पैरामीटर कहा जाता है। द स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन द इंपैक्ट पैरामीटर। स्कैटरिंग किस पर डिपेंडेंट है, इंपैक्ट पैरामीटर पर। खुद सोचो डायग्राम के हिसाब से जो मैंने पीछे बताया था, अगर ये कम होता जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग को बताना है कि पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो डिफ्लेक्शन है, अगर ये कम होता जाएगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है, पहला ऑप्शन है डिफ्लेक्शन इंक्रीज करेगा, और दूसरा ऑप्शन है बेटा डिफ्लेक्शन डिक्रीज करेगा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है डिफ्लेक्शन सेम रहेगा, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या है मैं बता रहा हूं, अगर बी की वैल्यू कम हो रही है, अगर ये बी कम हो रहा है, तो आपको बताना है कि ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ना थीटा, ये डिफ्लेक्शन बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा या नन ऑफ दीज। चलो जल्दी से आंसर करो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और ये मैं समझा भी चुका हूं, ठीक है। जैसे जैसे ये बी की वैल्यू कम होगी, आपको बताना है कि डिफ्लेक्शन बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा या नन ऑफ दीज। चार ऑप्शंस आपके पास हैं, तुरंत आप सभी लोग आंसर कर डालिए।
देखो जैसे जैसे ये बी की वैल्यू कम होती जाएगी बेटा, डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा, डिफ्लेक्शन विल इंक्रीज। ठीक है, यस 60% बच्चों ने बिल्कुल सही बात बताई है। सबसे आगे फिर से है अक्षय अवस्थी, अनवी जोशी, टोनित, शौर्य, नमन और अभिषेक। बहुत बढ़िया। तो अल्टीमेटली एक बात को फिर से समझ लो, मैं बता रहा हूं, अगर ये इंपैक्ट पैरामीटर कम होता जाएगा तो भाई साहब डिफ्लेक्शन ऐसा हो रहा था ना, याद करो, डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। और वेरी रियल अल्फा पार्टिकल, अगर ये बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, अगर इंपैक्ट पैरामीटर जीरो हो जाएगा, डिफ्लेक्शन 180 डिग्री हो जाएगा बेटा। ये तो पता है ना भाई, अगर इस लाइन के अलोंग कोई अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो जस्ट वापस लौटेगा। यानी अगर इंपैक्ट पैरामीटर जीरो, तो डिफ्लेक्शन कितने का, 180 डिग्री। कह रहे हैं इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, इसका सेंटर के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है न्यूक्लियस के, या एक्सिस के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसी को हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर का नाम देते हैं। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन कहता है कि इंपैक्ट पैरामीटर का जो फॉर्मूला है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई टू अपॉन हाफ एम यू। जैसा फॉर्मूला तुमने पीछे पढ़ा था ना, कुछ उसी तरह का ये फॉर्मूला है। ध्यान रहे, इंपैक्ट पैरामीटर इज प्रपोर्शन कॉट थीटा बाई टू। डायरेक्ट रिजल्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट है कि इंपैक्ट पैरामीटर जो है वो प्रपोर्शनल टू कॉट थीटा बाई टू है। कुछ इसी तरह का हम लोग ने पीछे भी रिजल्ट, हम लोग ने ये वाला भी रिजल्ट निकाला था, इसको ऊपर ले जाओगे 4 हो जाएगा। इसी तरह का देखो यहाँ पर भी आ रहा है, हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ भी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई टू है। जबकि यहाँ पर थोड़ा अलग था, यहाँ 2 जेड ई स्क्वायर था, बस ये डिफरेंस है, टू का टर्म यहाँ पे नहीं है, बाकी सब कुछ चेक कर लो सेम है। और कॉट थीटा बाई टू एक डायरेक्ट रिजल्ट है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि इंपैक्ट पैरामीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाई टू। इंपैक्ट पैरामीटर अगर घटेगा, ठीक है, तो यहां से ये जो थीटा है, थीटा में भी फर्क आएगा, थीटा बढ़ जाएगा। यहां से पता चलता है कि अगर बी घटेगा तो ये थीटा बढ़ जाएगा। राइट, दिस इज इंपैक्ट पैरामीटर। इसका डेफिनेशन बेटा तुमसे एक नंबर में पूछ सकते हैं कि इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, या इंपैक्ट पैरामीटर पर एक क्वेश्चन मैंने आज आप लोग को वर्क में दिया है, सेम इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड कोई एक आध नंबर का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने उसको वर्क में डाल दिया है। अगला है रदरफोर्ड साहब के मॉडल में, सर क्या ये एकदम परफेक्ट मॉडल है? नहीं, इनके भी मॉडल में बेटा कुछ कमियां हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक देखो रदरफोर्ड साहब के मॉडल में क्या है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, देखो उस समय जो थ्योरी चल रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जिसका नाम है, उस थ्योरी के हिसाब से अगर कोई भी चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है, अगर कोई भी चार्ज एक्सेलरेशन में है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रेडिएट करे। आप लोगों को भी चैप्टर 1 में शायद मैंने बताया होगा कि अगर चार्ज रेस्ट पर है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन समझते हो ना, एक्सेलरेशन जीरो होता है उसमें, यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, यानी उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो ऐसे केसेस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कर रहा हो, यानी एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा। अगर वो चार्ज लगातार एनर्जी रेडिएट करेगा, अब यहां पे सोचो, अगर कोई चार्ज है, ठीक है, वो रिवॉल्व कर रहा, सर्कुलर पाथ में है अगर कोई इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट कर रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी। अगर इसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमेगा। लेकिन अगर एनर्जी कम हो रही है तो कम होते 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 एक समय आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ही जाकर के कोलैप्स हो जाए। यानी इनके मॉडल में, रदरफोर्ड के हिसाब से तो भाई उन्होंने तो अपने हिसाब से तो अच्छा ही बताया होगा, लेकिन इनके मॉडल में एक कमी ये थी कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपने। राइट, सो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन, या कुड नॉट, कैन नॉट तो नहीं लिखना चाहिए, कुड नॉट लिखना चाहिए, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा, इन रदरफोर्ड्स मॉडल द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ऑर्बिट ऑफ ऑल पॉसिबल रेडाई।
मतलब इनके मॉडल में अगर देखो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर कम हो रही है तो उसका ऑर्बिट का रेडियस देखो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इनकी थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन किसी भी रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। लेकिन ये बात भाई साहब क्या है? गलत है। ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन अपने सर्टेन ऑर्बिट में ही फ्रीली रिवॉल्व करता है। अपने से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो उसको एनर्जी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। हायर से लोअर में जाता है तो एनर्जी को रेडिएट करता है। लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट इन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन बेटा नहीं किया। ठीक है, तो इसके बाद बोहर साहब आए, उन्होंने मॉडल बताया। लेकिन आज हम लोग दो ही मॉडल पढ़ रहे हैं। पहला कौन सा? थॉमसन मॉडल। दूसरा कौन सा? रदरफोर्ड मॉडल। थॉमसन मॉडल तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, बेसिक प्लम पुडिंग मॉडल। फिर हम लोग अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं दैट इज रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड साहब के मॉडल में कुछ कमियां थी, और कमियां आपके सामने हैं। दो मेन कमियां हैं कि ये सबसे पहली बात स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और दूसरी बात ये इलेक्ट्रॉन के स्टेबल ऑर्बिट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनके हिसाब से कोई स्टेबल ऑर्बिट जैसी कोई चीज नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ऑर्बिट ऑफ ऑल पॉसिबल रेडाई, सो इट शुड इमिट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो अगर सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में लगातार आ रहा है बेटा, लगातार उसका जो रेडियस है कम होता जा रहा, कम होता जा रहा, कम होता जा रहा, तब तो उसको कंटिन्यूअसली इमिशन करते ही रहना चाहिए, तो उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता है, वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है। लाइमन, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफुन, ये जो आपने पढ़ा है या जो मैं अभी आगे डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है। लेकिन इनके मॉडल के हिसाब से, तो इन्होंने समझा था रदरफोर्ड ने, उसके हिसाब से तो भाई कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। बट एटम लाइक हाइड्रोजन ऑलवेज एमिट अ डिस्क्रीट लाइन। ठीक है, बाकी स्पेक्ट्रम क्या चीज है ना, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में बात करेंगे। आई होप आपको ये ड्रॉबैक सभी को समझ में आ गया होगा। जल्दी से सभी लोग बता दो यार, आपके पास क्लियर का ऑप्शन तो है ही है ना? क्लियर का ऑप्शन तो है ही है भाई, या 100% वाला ऑप्शन तो है ही है? जल्दी से सब लोग बता दो, बात एकदम चकाचक क्लियर है ना? एकदम बात चकाचक क्लियर है, जल्दी से बता दो बेटा। ठीक है सर, वीडियो कॉल, ये फैजन सिद्दीकी साहब कह रहे हैं सर जी वीडियो कॉल करो। भाई बिल्कुल करेंगे। वॉइस ब्रेक हो जाती है सर कभी कभी, ऐसा हो रहा है क्या? क्या ऐसा हो रहा है? वॉइस चेक कर लूंगा भाई, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ। ऐसा हो रहा है क्या? सबके साथ हो रहा है क्या? जल्दी बता दो यार, वॉइस क्या बीच बीच में ब्रेक हो रही है? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? जल्दी बताओ बेटा। मेरी वॉइस क्या बीच बीच ब्रेक हो रही है? ऐसा हो रहा है क्या? सभी लोग बता दो यार, जरा तो करके बता दो। क्या मेरी वॉइस लगातार ब्रेक हो रही है, बीच कंटिन्यूअसली ब्रेक हो रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो थम्स अप कर दो, नहीं हो रहा है तो थम्स डाउन कर दो। ठीक है, सब लोग बता दो यार, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? अगर ऐसा कुछ है तो फिर चेक करवाएं भाई। देखो, कोई ऐसा वर्ड जो मैंने बहुत धीरे बोला हो, वो गायब हो गया हो तो नहीं कह सकते, है ना, उसका कोई मैटर नहीं होता है। वॉइस इंक्रीज कर दें। अब देखो वॉइस इंक्रीज हो गई क्या? अब वॉइस इंक्रीज हो गई क्या? इसमें वही लोग थम्स अप करना जिसको वॉइस डिस्टर्ब लग रही है, ये नहीं सब लोग थम्स अप कर दिए। हाँ, ठीक है। 3% लोग कह रहे हैं कि सर वॉइस बीच ब्रेक हो रही है। मैं चेक कर लूंगा बेटा, इसको मैं चेक कर लूंगा। हाँ, हम लोग डाउट देख रहे थे। ये कह रहे हैं सर आपने मुझे एक बार भी वीडियो कॉल नहीं किया। भाई ऐसे इस बैच में हजारों की संख्या में बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको सच में वीडियो कॉल नहीं किया, क्योंकि हजारों बार तो मैंने किया भी नहीं है भाई, है ना? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट? देखो, इलेक्ट्रॉन के किसी भी ऑर्बिट की रेडियस क्या है, ठीक है, उसमें उसकी स्पीड क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, ये सब मैं कल पढ़ाऊंगा। ये सब मैं कल पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई?
सर इसमें थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पैरामीटर डिक्रीज होने पर थीटा भी डिक्रीज होना चाहिए। नहीं लीना बेटा, वहां पर यह बताया गया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो था, ठीक है, सॉरी, इंपैक्ट पैरामीटर की आई थिंक आप बात कर रहे हो ना। इंपैक्ट पैरामीटर जो है वो प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाई 2 था, ठीक है, बी प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाई 2। जब एंगल बढ़ता है ना तो कॉट घटता है, जब एंगल इंक्रीज होता है तो कॉट थीटा बाई 2 की वैल्यू डिक्रीज होती। इसलिए मैंने बोला था कि अगर एंगल बढ़ेगा, ठीक है, बी बढ़ेगा तो थीटा डिक्रीज होगा, राइट। सर हाफ एम बी स्क्वायर की जगह के लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, के लिख सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे की बात करते हैं। ये आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पर। नाजिर आलम साहब बड़े गुस्सा हो रहे हैं। नाजिर आलम साहब एक बात समझिए, एक बात समझो, बेटा लिखने से ना, आप लोग क्लास 12th में हो, लिखने से भागो मत भाई। यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है वो वही लिखा हुआ है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, किसी एक बुक से जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो लिखा हुआ है। जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूं, किसी एक बुक को 10 बार पढ़ो, इन कंपैरिजन टू 10 बुक्स को हमने जो है एक एक बार पढ़ा, कोई फायदा नहीं है। एक ही बुक को 10 बार पढ़ो। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था, एस एल अरोरा बुक को फॉलो करिए और थॉरोली फॉलो करिए, ठीक है। और वही बुक को मैंने थॉरोली आप लोगों को फॉलो करवाया है, राइट। जो भी कंटेंट मैं यहाँ मैक्सिमम पढ़ाता हूँ वो कहीं ना कहीं उस बुक से है। उसके बाद मैं क्वेश्चंस और ले आता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, जो उस बुक्स में नहीं है, ठीक है, तो आपका काम पूरा चल जाता है। आप लोगों को कोई एक बुक को थॉरोली पकड़ के फॉलो करना। जनरली बच्चे बुक रीडिंग करते नहीं है, इसलिए मैं उसके सारे पॉइंट्स आपको यहीं पे दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है भाई। तो फिलहाल क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन अप्रोचेस अ गोल्ड न्यूक्लियस। कह रहे हैं कि एक 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक प्रोटॉन है, वो गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है। आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू बतानी है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, पूरे 2 मिनट का समय है आप सभी के पास। कॉन्सेप्ट लगाना, फॉर्मूला मत लगाना, ठीक है। अगर 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी है प्रोटॉन की, ठीक है, तो दैट शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, है ना। वन प्रोटॉन का है, प्रोटॉन का चार्ज E के बराबर है, और Q2 जो होगा वो ZE के बराबर होगा। Z 79 है, 79 E के बराबर हो गया, ZE डिवाइडेड बाई R0। यही R0 बेटा निकालना है, क्या काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है, 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन। 5 मिलियन का मतलब 10⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻19, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 9 इंटू 10⁹, 79 इंटू ई स्क्वायर मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 का होल डिवाइडेड बाई R0। एक फायदा तो हो गया भाई, इसको हम इससे कैंसिल कर सकते हैं, राइट। और R0 को अब हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज 9 इंटू 10⁻9, 79, 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई ये पूरा टर्म बेटा नीचे आ जाएगा, यानी 5 इंटू 10⁻। ऐसा कैलकुलेशन जब भी होता है 10 की पावर वाले टर्म्स को हटाओ, बाकी टर्म्स को आप सॉल्व, बाकी टर्म्स को आप सॉल्व। 9 इंटू 1.6, है, डिवाइड बाई 5 भी यही कर देते हैं, डिवाइड बाई 5, तो ये हो गया 27.52 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर। वो 10⁻−19 है, इधर 10⁻9 है, 10⁻6 है, 10⁻3 बनेगा और 10⁻20 बन जाएगा, राइट। R0, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बेस्ट अप्रोच, 5 इंटू 10⁶ है,
10⁻⁻, मीटर। दिस इज द वैल्यू। ऐसा आर नॉट आना चाहिए, 3 × 10⁻14 मीटर। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका 100% राइट है। अरे वाह, 68.22% बच्चों ने किया है। अनवी ने सबसे पहले किया है, रवि सोलंकी, अक्षय अवस्थी, मेघा पटेल और ऋषिकेश यादव। ये अक्षय अवस्थी साहब आज नए नए दिख रहे हैं, कौन? अक्षय साहब अभी तक आप नहीं दिख रहे थे, कहाँ थे आप? गायब हो गए क्या? अक्षय अवस्थी साहब कौन है? अक्षय अवस्थी साहब कौन है? कनेक्ट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। इधर देखो, काइनेटिक एनर्जी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज को सब लोग ध्यान से समझ। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कॉन्सेप्ट यही कहता है ना कि अल्फा पार्टिकल आ रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में, भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो आपको सिंपली क्या करना था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, क्वेश्चन में अल्फा पार्टिकल नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में प्रोटॉन आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन जो है, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ऑफ द सिस्टम। तो 1/4πε0 Q1 Q2/R0। Q1 किसका है? प्रोटॉन का। Q किसका है? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का होता है ZE के बराबर, राइट, डिवाइडेड बाई R0। बस बेटा यहां से R0 की वैल्यू हमने निकाला है, सारी वैल्यूज को रखा है, R0 सॉल्व करके निकाल दिया है। अब आप लोग बताओ, क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आप सभी को बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? बताओ भाई, क्या आप सभी को बात समझ में आ रही है? अक्षय बेटा अभी कनेक्ट हुआ क्या? कह रहे सर के की वैल्यू कैसे लिखा? बेटा के का मतलब क्या होता है? 1/4πε0 ना। अच्छा, ये वाले के की बात कर रहे हो? ये के होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, और काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन का मतलब होता है 10⁻6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻−19 के बराबर। ठीक है, बस। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये अक्षय साहब को कनेक्ट नहीं हो रहा है अभी, उसके बाद हम लोग कॉल करेंगे। क्वेश्चंस और कर ले यार। 2.3 इंटू 10⁻−14 मीटर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर सेंट थ्रू अ थिन गोल्ड फॉइल, मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू द फॉइल बिकॉज। कह रहे हैं जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराते हैं, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट चले जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, या अल्फा पार्टिकल मूव विद हाई वेलोसिटी। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले जाते हैं अनडिफ्लेक्टेड, ऐसा क्यों होता है? ये आपको बताना है। गौरव बेटा, बोहर्स मॉडल हम लोग कल पढ़ेंगे। बोहर्स मॉडल हम लोग कल पढ़ेंगे, जल्दी से आंसर कर डालिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। दिया दिल, दिल दिया। हाँ बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे।
सबको वीडियो कॉल कर लेंगे, टेंशन ना लो। अंकुर साहब बड़े परेशान है, कह रहे हैं सर सिलेबस जो है खत्म करा दो सर। भैया करा देंगे यार, करा ही तो रहे हैं। देखो इस हफ्ते एटम खत्म, ठीक, अगले हफ्ते न्यूक्लियाई खत्म हो जाएगा और सेमीकंडक्टर शुरू भी हो जाएगा, और उसके अगले हफ्ते सेमीकंडक्टर भी खत्म हो जाएगा। खाली 3 हफ्ते का पेशेंस रख लो भाई, है, खाली 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 3 हफ्ते का पेशेंस रख लो यार, इतना तो कर सकते हो। अल्फा पार्टिकल्स आर सेंट भैया इस वजह से क्योंकि मोस्ट पार्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज एम्प्टी। ठीक है, एटम का ज्यादातर पार्ट खोखला होता है, 70% को समझना, बाकी 30% का गोबर भरे हो दिमाग में, है यार। इनके रदरफोर्ड साहब के मॉडल में एक ही बात तो सबसे पहले बताई जाती है कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो। एटम का ज्यादातर पार्ट खोखला होता है भाई साहब, है। केशव, अनवी, अब्दुल रहमान, अभिषेक और अमन यादव। चलिए ठीक है, बड़ा बड़ा सिंपल है यार। देखो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए क्योंकि एटम का ज्यादातर पार्ट खोखला होता है, हॉलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस was established by Bohr's model of hydrogen atom, positive ray analysis, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। कह रहे हैं न्यूक्लियस का जो एग्जिस्टेंस है वो किसके मॉडल से पता चला है हम लोगों। देवेश भाई, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर नहीं बन रहे हैं तो जूझते रहो, है ना। कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। देखो जिस भी चैप्टर के न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, सबसे पहले उस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स को, सारे डेरिवेशंस को, सारे फॉर्मूले और सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद उसके सारे एग्जाम्पल सॉल्व करो, फिर उस क्वेश्चन पर आओ, ठीक है, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कर सकते हैं। देखो बेटा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यानी रदरफोर्ड साहब का मॉडल था, इसी मॉडल के थ्रू हमें पता चला कि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। फिर से 70% लोगों ने जवाब दिया, बाकी 30% क्या भरे हो भाई। पायल शिंदे, ऋतुराज, अंकुर, अभिषेक और अरुण। गुड। नेक्स्ट है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल शोड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द एटम हैज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस। चलो जल्दी बताओ, पहली बार क्या पता चला था कि एटम में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या पता चला था, बताइए। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करो। जस करण कह रहे हैं सर आपने जो पढ़ाया उसमें से ही मेरा पूरा एग्जाम आया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यार देखो जितना मैंने पढ़ाया है उतने से ही सभी के एग्जाम में आएगा, ये गारंटी है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे तुम्हारे स्कूल का एग्जाम हो। In an experiment of scattering of alpha particles showed for the first time that atom has, भैया एटम के पास न्यूक्लियस होता है, यही पहली बार पता चला था, है ना। इनके मॉडल से न्यूक्लियस के बारे में पता चला था, 51% लोगों ने सही किया है। अरे गधों, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन होता है ये बात तो इसके पहले थॉमसन साहब भी बोल चुके थे कि इलेक्ट्रॉन होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो थॉमसन भी बोल चुके थे। इन्होंने नई बात क्या बताई, इन्होंने नई बात यही तो बताई ना कि भाई अंदर न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, इन एक्सपेरिमेंट एन द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम्स टू मोमेंटरली एट रेस्ट एंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन इज। मतलब अल्टीमेटली इतनी कहानी बता रहे हैं और कह रहे हैं आपसे कि तुम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला बता दो भाई। आर नॉट की वैल्यू बता दो बेटा, आर नॉट की वैल्यू बता दो। के, है ना, के Q1 Q2 बाई आर होता है,
अल्फा पार्टिकल का 2e, न्यूक्लियस का Ze अपॉन, यहां पे तुम रखो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को यहाँ k से डिनोट किया है ऑप्शंस में, 1/4 अरे तो आर नॉट वैल्यू कितनी कर दो, Ze स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट के, Ze स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन के। सी वाला ऑप्शन सही हो जाए, है ना, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भाई साहब। है तो भांग खाए हो क्या आज भाई? 50% लोग ए ऑप्शन बता रहे हो। एक चीज सुनो यार, आपसे क्या क्वेश्चन में बोला गया कि भाई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू बता दो। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मैंने क्या बताया आप लोगों को? यही तो बताया कि काइनेटिक एनर्जी जो है जब पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज +2e, ठीक है, न्यूक्लियस का चार्ज Ze डिवाइडेड बाई R0। यही तो मैंने बताया भाई। तो R0 की जब वैल्यू तुम निकालोगे, बस काइनेटिक एनर्जी नीचे आ जाएगा, यानी 2Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसको कैंसिल करोगे 2 आ जाएगा। है, तुम लोगों ने ये बता दिया Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 2 कहां गया तुम्हारा भाई? 2 कहां गया? यहां पे होता है ना 2Ze स्क्वायर, 2Ze स्क्वायर करोगे तो नीचे वाला ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा सी वाला ऑप्शन। थोड़ा ध्यान से बेटा क्वेश्चंस को पढ़ा करो। क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा जा रहा है, इस चीज को बहुत ध्यान से, ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखा करो। ठीक है, ये तुम लोगों ने लापरवाही में गलत कर दिया। केवल 16% लोगों ने सही किया है, शुभम, पंकज, कोमल, दिव्यांश और ये रूबिडियम सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्हाट वाज द ऑर्डर ऑफ थिकनेस ऑफ द गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल का थिकनेस कितना था? याद करो, गोल्ड फॉइल का थिकनेस इनमें से कितना था? मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है तुमसे। गोल्ड फॉइल का थिकनेस कितना था ये बताओ। 10⁻³ 10⁻⁻9 10⁻⁻7 10⁻⁻5, थिकनेस कितना था? जल्दी बताओ। जल्दी से आंसर करो। 2.1 इंटू 10 की पावर क्या बताया था? 2.1 इंटू 10⁻⁻7, यानी कि सी ऑप्शन वॉज द राइट वन। ऑप्शन वॉज द राइट वन। 3% बच्चों ने सही किया है। अभी चलो ठीक है, तो ऊपर वाले माले में है तुम्हारे अनवी, सत्य, तनिष्क, सत्यम और गरिमा पांडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से इनमें से कौन सा पॉइंट सही नहीं है? कौन सा पॉइंट सही नहीं है? पहला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम फोर्स एक्टिंग ऑन them. Most part of the mass of the atom and positive charge concentrated at center. Stability of the atom was established by the model. रदरफोर्ड के मॉडल के लिए कौन सा पॉइंट गलत है? आंसर करो। पलक कह रहे हैं मेरे 60 में 57 मार्क्स आए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इन 3 नंबर कहां कट गए, थोड़ा ध्यान दो। जल्दी से भाई, ए बी सी डी में से कौन सा है जो रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से सही नहीं है? नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ध्यान से करना। कौन सा है जो सही नहीं है? स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन
नहीं कर पाए हैं अपने मॉडल से, राइट। इनका जो मॉडल है, रदरफोर्ड का जो मॉडल है, वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। ये 57% लोग सही बता रहे हैं। अनवी, अक्षय, हर्षित, जैन, केशव और अंकुर, इन लोगों ने सही किया है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? रेडियस ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ ऑर्डर। न्यूक्लियस का रेडियस किस ऑर्डर में था, बताओ। न्यूक्लियस का रेडियस किस ऑर्डर में था? 10⁻⁸, 10⁻15, 10⁻12 या 10⁻10? न्यूक्लियस का पूछ रहे हैं। न्यूक्लियस का जो डायमीटर था वो किस ऑर्डर में था, ये आपको बताना है। आंसर इट। रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस का जो रेडियस था, याद करो। एटम का रेडियस बताया था 10⁻10 मीटर के रेंज में था। न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻14 के रेंज में था। मैंने कहा था इसको 10⁻15 भी लिख सकते हैं हम लोग। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। 51% बच्चों ने सही किया। देख लो तुम्हारे दिमाग में क्या भरा हुआ है। हाँ, पायल, शामिया, सत्य, कोमल और हित। नेक्स्ट। चलो, ये इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने आज के किए हैं, और एकमात्र अकेला क्वेश्चन आज आप लोग का होमवर्क है। होमवर्क में इम्पैक्ट पैरामीटर निकालना था। एकदम बहुआ छाप क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपली ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला भी तुम्हारे सामने है, सारी वैल्यूज रखनी है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का आज के सेशन के लिए, कि आप लोगों ने आखिरी तक अटेंड किया है। नालायकों, है तुमने सेशन अटेंड किया, उसके लिए धन्यवाद करें हम। खैर, आज की क्लास में सबसे आगे है खुशी। अरे वाह, खुशी 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 सबसे आगे हैं। 10 में से 10 क्वेश्चन इन्होंने सही किए हैं। उसके बाद ये जसकरण हैं, फिर तोयबा, नासिर हैं, ये औशिन शर्मा हैं, समीक्षा, मेघा, दर्श, अक्षय, गरिमा, और ये और वर्णित है। खतरनाक नाम है। खुशी, खुशी को खुशी खुशी कॉल किया जाए। कहाँ से हैं, अपनी इतनी खुशी का राज बताएं। हाँ, डाउट सेक्शन भी ओपन करते हैं भाई। डाउट सेक्शन भी ओपन करते हैं। कनेक्ट हुआ क्या? डाउट सेक्शन देख लेते हैं यार जब तक। सर, इसमें रेडियस पूछा है और 10⁻15 तो डायमीटर था। अरे प्रभु अक्षय अवस्थी साहब, अगर आप बाई टू, भाई डायमीटर पता है, बाई टू कर दोगे तो यार, तो भी तो ऑर्डर तो वही रहेगा ना। मान लो मान लो डायमीटर है किसी का 5 × 10⁻15 मीटर के रेंज में, ये डायमीटर है, ठीक है। मैं तुमसे कहूं रेडियस बताओ, तो रेडियस भाई 2.5 × 10⁻15 मीटर के रेंज में आएगा। ऑर्डर तो वही रहेगा ना, ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का ही नाम है भाई, ठीक है। रदरफोर्ड के ये 2 जूनियर्स थे, एसोसिएट्स होते हैं ना जो अंडर में काम करते हैं, ठीक है। ये उनके अंडर में काम करने वाले 2 लोग थे, का नाम था जीजर, मार्सडेन। हाँ, तो इन्होंने अपने नाम पे एक्सपेरिमेंट। सर, इज एनसीईआरटी इनफ फॉर फिजिक्स एग्जाम? बेटा देखो, एनसीईआरटी के जो लेवल है ना क्वेश्चंस का, वो नो डाउट इनफ है, उससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन केवल एनसीईआरटी पढ़ के कोई बच्चा बहुत अच्छे से फिजिक्स समझ जाए, ऐसे बच्चे हमें बहुत ही रेयर दिखे हैं आज तक के टीचिंग करियर में, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही कंसाइज वे में चीजें दी हैं। और आप लोग इसीलिए देखो, बार बार आपको लगता है अरे सर इतना क्यों लिख लाए हो, अरे सर इतना क्यों लिख लाए हो। भाई देखो, जब तक डिटेल में पढ़ोगे नहीं, जब पढ़ोगे ही 4 लाइन तो दिमाग में रहेगा 1 लाइन, जब पढ़ाएंगे 80 लाइन तो दिमाग में रहेगा 20 लाइन। तो देखो, आपके दिमाग में वैसे भी जब ज्यादा पढ़ोगे तो कम ही आएगा। जब ऑलरेडी कम पढ़ोगे एनसीईआरटी में, तो टू दी पॉइंट लिखा होता है। अगर टू दी पॉइंट ही पढ़ोगे, फिर आपका दिमाग तो उसको वैसे भी प्रोसेस करके सब उड़ा देगा ना भाई। वीडियो कॉल कह रहे हैं, वीडियो कॉल करते हैं भाई। चलिए, क्वेश्चन दिया करो तो
हाइट हट जाएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, हट जाएंगे। चलिए ठीक है, बस एक आखिरी और ट्राई कर लेते हैं भाई वीडियो कॉल करने का। क्या ये ओम, या लेश सक्षम रह गए। हाँ भाई, तो कुछ बच्चे लोग कनेक्ट हुए हैं। रिया बेटा, यस रिया सर। एम आई ऑडिबल? यस सर। रिया आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज़ आ रही है। अरे आवाज तो बहुत धीमे आ रही है बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, अलीशा खान और दिव्यांश त्यागी। दिव्यांश भाई आवाज आ रही है? दिव्यांश भाई आवाज आ रही है? नमस्ते सर जी, आ रही है। अच्छा आ रही है, आ रही है। हाँ जी। नमस्कार भाई, नमस्कार। कहाँ से हैं आप सभी लोग, पहले ये बताएं। आप तीनों लोग कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। बिहार से हैं रिया, और नो बाकी सर, लोग? यूपी। जी मैं मुजफ्फरनगर सर उत्तर प्रदेश। बिहार से हूँ। अच्छा, वो भी बिहार से हैं, और ये मुजफ्फरनगर से। अमन सिंह, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। अमन सिंह भाई चेहरा तो दिखाओ। हाँ जी। कौन, कन्या है क्या अमन सिंह? यस सर, मेरा सर आपको आ नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। भाई का नाम है क्या? सर आपका भी आवाज़ यस सर, स्लो वो स्लो नाम से आ रही है। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो आप सभी लोगों का परिश्रम बैच का क्या एक्सपीरियंस है भाई? परिश्रम बैच में कितनी परिश्रम किया आप लोगों ने साल भर, जल्दी से बता दीजिए। सर बहुत अच्छा। रिया कह रही है बहुत अच्छा रहा। रिया की आवाज बाकी लोगों तक शायद ही पहुंच रही हो, बहुत धीमे से आवाज सर आ रही है एकदम। जब क्लास में आपका आवाज़ सर थोड़ा फ्रेश मजा आ लगता रहा है। है सर, मजा आ रहा। दिव्यांश कह रहे हैं सर मजा आ रहा है एकदम। सुहानी भी आ गए हैं। सुहानी बेटा कहाँ के हो? सर जम्मू। जम्मू से? अरे वाह, इतनी तो वैसे ही स्वर्ग में बैठे हो हैं। और सर हमारे जम्मू में रहती है, मुझे दिल्ली तो में। दिख भी ना, दिख ही ना हाँ, रहा। जम्मू तो हम लोग साल में एक बार तो जरूर आते हैं, माता रानी के पास पहुंच जाते हैं। सर पर मैं जम्मू की होके भी नहीं वहां पे जा पाई। अरे तुम्हें तो जाना चाहिए, तुम्हारे तो पास में ही है। सर टाइम मिलता है घर में, हम छुट्टी बहुत कम टाइम के लिए जाते हैं और उसमें भी अलग अलग काम के लिए बिजी हो जाते हैं और कभी नहीं जा पाई। अरे हम लोग भाई साल में एक बार वैष्णो मैं देवी तरह जरूर पहुंच जाते हैं, है ना। आशीर्वाद लेना बड़ा जरूरी है, तुम सबके लिए भी आशीर्वाद लेना बड़ा जरूरी है। चलिए खैर, आप लोग का परिश्रम बैच का एक्सपीरियंस सुहानी बेटा कैसा है? सर बहुत अच्छा सर, आपका पढ़ाया सब समझ में आता है अच्छे से। सब बढ़िया समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया है, यस आप सर। सभी लोग बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर के आओ, तब मजा आ जाए। तो आप में से कोई ऐसा है भाई जो इंडिया, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक की अपने देख रहा हो? सर फर्स्ट रैंक लाना है। सर स्टेट बोर्ड है मेरा। अच्छा, स्टेट बोर्ड है रिया का। रिया बेटा आपका ये कौन सर सा, यूपी यूपी बोर्ड। बिहार बोर्ड है यस आपका? सर, मेरा यूपी बोर्ड। अच्छा यूपी बोर्ड है, ठीक है। तो सर मैं यूपी बोर्ड में तो यूपी यार से बहुत हूँ, गोरखपुर। बहुत बढ़िया से टॉप कर सकते हो आप। देखो यूपी सर बोर्ड से तैयारी मैं अच्छा भी चल था, रहा है। यूपी बोर्ड से मैं यस भी सर, था। आप यस सर, इसीलिए बहुत हुआ सर। मेरा ऑनलाइन क्लास बस मैं करती हूँ, और कुछ मतलब स्कूल नहीं जाते, नॉन स्कूलिंग है मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन में भी देखो, यहाँ पे हम लोग इतना पढ़ा दिए हैं ऑलरेडी नो कि सर, जितना बहुत अच्छे पढ़ाया से है पूरा वही क्लियर आएगा है तुम्हारे सर। एग्जाम में, एज इट यस इज। सर। सब बहुत कॉन्फिडेंट है अपने आप। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और शैलेश गुर्जर सर साहब? सर सर क्लास में थोड़ा आवाज आपका ब्रेक आ रहा था। अच्छा आई थिंक आवाज, सर माइक में प्रॉब्लम है आपके। अच्छा अच्छा, मैं बेटा चेक ये करा सब दूंगा उसको आज। देखो। ये सब कुछ आज कुछ चेक करा वर्ड दूंगा आ नहीं रहा कहाँ था जब क्यों पढ़ा रहे ब्रेकिंग थे, हो आप रहा सुनाई है, नहीं दे क्या रहा है। ठीक है, था। सर चलिए। यूपी सर कौन सा क्वेश्चन बैंक लूं जो सही रहेगा? बेटा उस जमाने में जब हम पढ़ते थे तब तो वो विद्या सर क्वेश्चन ये बैंक कोई आता था, अब पता नहीं आता है कि नहीं आता है। सर अरियंत की हाँ, अच्छी है। आर्यन तो बढ़िया है, आर्यन ठीक है। हाँ हाँ, ये चलेगा चलेगा, बढ़िया चलेगा। दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, दिख रहा विद्या है का दिख है। रहा है दिख रहा है, हमको क्या सब पूरी दुनिया क्वेश्चन को दिख बहुत रहा है ही, अब। जिसमें कि मैंने मतलब सारे क्वेश्चन कर लिए। सबको दिख रहा है, सही है, चलेगा चलेगा। तो इसमें क्वेश्चन इजी है, बल्कि एनसीईआरटी टफ है। बेटा नो डाउट, डाउट एनसीईआरटी का लेवल थोड़ा बढ़िया है, ठीक है, लेकिन इसमें जो लेवल के क्वेश्चंस हैं वो सारे आप लोग अच्छे से कर लो।
और कोई भी एक अच्छे पब्लिकेशन की आप किताब लेकर के कर सकते हो। देखो मैं यहाँ से मैं नाम नहीं ले सकता, ठीक है, कि इसका ले लो या उसका मैं ले लो। कोई भी एक ठीक ठाक अच्छा पब्लिकेशन आप लेकर के उसके सारे क्वेश्चंस लगा डालो, बस बात खत्म है। नो ठीक सर, है, इस बुक से मतलब बुक को ऐसे प्रैक्टिस के लिए लिया और एनसीईआरटी जो आप जो नोट बनाए उससे पूरा मतलब तैयार है। सही है बेटा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना मैंने सर कराया है मैं आपको बता रहा हूँ, उससे बाहर तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में यस कुछ सर। नहीं मिलेगा। यही सर है। एनसीईआरटी से एग्जैक्टली क्वेश्चंस आते हैं क्या? एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यस। देखो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज होती है ना, उसके स्टार्टिंग के 12-13 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हर चैप्टर के लगा डालिए। मतलब आप में से बहुत से ऐसे बच्चे भी होंगे जो एवरेज बच्चे होंगे, जो चाहते हैं कि हाँ सर हमें केवल 55-60 के आसपास मेरे मार्क्स आ जाएं, बस बहुत हैं सर। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग के एनसीईआरटी के जो 12 क्वेश्चन होते हैं ना हर चैप्टर के, कम से कम 12-12 क्वेश्चन तो जरूर लगा डालो। उससे सर आपको सीधे 65 सीधे प्लस आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो भाई कुछ और लोगों को कनेक्ट किया जाए। ओके सर। ठीक है बेटा। अब हाँ, अब कौन है सर? गरिमा है, है, रन है, और शिवम है। सब कन्याएं कन्याएं हैं यार यहाँ पे। गरिमा बेटा, गरिमा कहाँ से है? नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, कहाँ से हैं? सर मैं यूपी से हूँ, बस्ती से। पी बस्ती के रहने वाले हैं। तो कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी गरिमा? सर पढ़ाई अच्छी चल रही है। फिजिक्स समझ में आ सर रही है? सर आप समझाते हैं। आवाज आपकी कट रही है, आवाज कट रही है। हर्ष, श्रद्धा, हाँ श्रद्धा बेटा कहाँ से हो? सर मैं ग्वालियर से हूँ। अच्छा, ग्वालियर के रहने वाले हो। तो पढ़ाई कैसी चल रही है? सर पढ़ाई अच्छी चल रही है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो मैंने स्टार्टिंग में बोले थे 10 न्यूमेरिकल्स पर डे, वो कितने यस सर, लोग कर यस रहे सर हो? कर रहे हैं। सर रेगुलरली कर कर रहे रहे हैं हो? सर। हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। फिर तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा इस समय। यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, खूब बढ़िया करो। अभी से प्री बोर्ड वगैरह कुछ स्टार्ट हुआ नहीं अभी? सर अभी स्टार्ट होने वाली ही है। अच्छा ठीक है, बेस्ट विशेष है, खूब मेहनत करिए, अपना बेस्ट दीजिए सभी लोग प्री बोर्ड के लिए, है ना? ओके सर, ओके। चलिए थैंक यू। बहुत। हाँ अभी एक बालक भी आया था ना कोई, मयंक, आर्यन, सब कन्याएं कन्याएं। ये फ्यूचर डॉक्टर कहाँ हो भाई तुम लोग? लड़के लोग तो फोन ही नहीं उठाते सर, हम लोग तो कहाँ सर, कपड़े भी कौन ना पहने हो सर, हम लोग बनियान पहन के क्लास ले रहे हो, कोई बड़ी बात थोड़े है। इसलिए वीडियो कॉल नहीं उठाते। मयंक बेटा, यस सर। क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर। कहाँ के रहने वाले हो? ओमकारेश्वर। कारेश्वर तो मेरे स्कूल का नाम था यार। नहीं, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, अरे वाह, अरे इंदौर, वाह, इंदौर के पास। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरे स्कूल का नाम भी यही था, ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन। कैसी चल रही बेटा पढ़ाई? अच्छी चल रही है सर। क्या उम्मीद लग रही है बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स तक ले आओगे 70 में से? 90 प्लस आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 90 प्लस बस? हाँ यस सर। देखो यार, 90 प्लस तो ठीक है, 90 प्लस एक अच्छे डिसेंट मार्क्स होते हैं, लेकिन पूरी मेहनत करिए 95 प्लस जाने की। ठीक है ना? 96, 97, 98, 99, 100 ये टारगेट भाई लेकर के चलो। जब ये टारगेट लोगे तब 90 पे आके अटकोगे। जब टारगेट ही 90 प्लस लेके चल रहे हो तब तो भाई 80 के नीचे पहुंच जाओगे। यस सर। है ना? खूब मेहनत करिए। और रेगुलर 10 न्यूमेरिकल्स कर रहे हो कि नहीं? यस सर। अब मैं सोच रहा हूँ बेटा चेक किया करूंगा वीडियो कॉल में कि दिखाओ जरा वीडियो कॉल में कहाँ 10 की हो। यस सर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपकी यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। और जाते जाते आप सभी के नाम जिनको मैं वीडियो कॉल नहीं कर पाया हूं, ठीक है, आप सभी के लिए एक बढ़िया सी शायरी करते हैं और फिर क्लास को एंड करते हैं। अर्ज किया है, ध्यान से सुनना भाई, हाँ ईयरफोन लगा लेना मन हो तो।
है ना। अर्ज किया है, तुम्हारी मोहब्बत में हम इस कदर गुम हो गए, तुम्हारी मोहब्बत में हम इस कदर गुम हो गए, पता ही नहीं चला कब बेवफा तुम हो गए। अर्ज किया है, तुम्हारी मोहब्बत में हम इस कदर गुम हो गए, पता ही नहीं चला कब तुम बेवफा हो गए। कभी सोचा ना था तुम छोड़ दोगे हमें बीच सफर में, कभी सोचा ना था तुम छोड़ दोगे हमें बीच सफर में, देखा तुम्हें कभी कहीं, जैसे सारे वहम ही खत्म हो गए। चलते हैं भाई, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। कल हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग घुसेंगे और बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में, राइट। हाँ, रवि सोलंकी कह रहे हैं सर जी रिलेट कर गया मैं तो, भारी हो गई आज की, है ना शायरी। चलो कोई दिक्कत नहीं है।